हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। अब तक यूनिट नंबर 1 में हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट किया था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद लेक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में हमने मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट किया था। और उसके बाद लेक्चर नंबर 6 एंड 7 में हमने नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में हम लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर में आपको करना क्या है। देखिए, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन के अंदर आपको वेक्टर्स गिवन होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो क्वेश्चन के अंदर वेक्टर गिवन है आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो गिवन वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको केवल 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। और 3 स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 का सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। यहां पर आपको वेक्टर्स को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहां पर जो आपको वेक्टर्स गिवन होंगे वो मैट्रिक्स के वेक्टर होंगे। ये वो वेक्टर नहीं है जिनको आप क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में पढ़ के आए हैं या क्लास 12th में आपने मैथ्स में भी पढ़े हैं। उन वेक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट नंबर 5 में। तो यहां पर जो आपको वेक्टर गिवन होंगे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का सबसे छोटा और सबसे आसान टॉपिक है। अब ये जो वर्किंग रूल है, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे गिवन वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये पूरा का पूरा वर्किंग रूल मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। हाँ, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें जो क्वेश्चन में वेक्टर गिवन होंगे हम उनको चेक करेंगे। अगर वो गिवन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर गिवन क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे तो आपसे उनके बीच में रिलेशन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इसलिए आपसे रिलेशन को भी पूछा जा सकता है। तो रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने इन स्टेप के अंदर ही लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये पूरा वर्किंग रूल अच्छे से समझा दूंगा। बहुत ही सिंपल वर्किंग रूल है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपसे ये पूछा है कि यहां पर देखो 4 वेक्टर आपको गिवन है। आपसे ये पूछा है कि ये चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस तरह का कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जहां पर आपको 4 वेक्टर लिख के देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। बस आपको ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है इनको चेक करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेक्टर्स आपको गिवन है, देखिए 4 वेक्टर आपको गिवन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर जो वेक्टर गिवन होंगे वो मैट्रिक्स वेक्टर होंगे। और देखो ये रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे, बस यहां पर बीच में कॉमा आ गया, बाकी रो मैट्रिक्स में बीच में कॉमा नहीं आता है। क्लियर है ना, ये रो मैट्रिक्स की तरह आपको गिवन होंगे। कभी कभी कॉलम मैट्रिक्स में मतलब इनको वर्टिकल लिख के भी दे देते हैं। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास 4 वेक्टर हैं इनको आप कुछ किसी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। और यहां पर जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं इनको डिनोट करने के लिए, वो यूज करते हैं कैपिटल एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, हम यहां पर मान लेंगे कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट, देखो जो हमारा पहला वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं x1।
क्या मान लेता हूं, x1, और फर्स्ट वेक्टर है क्या, 1, 1, 1, 1, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर को हम लेंगे x2। आपको हमेशा यही करना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी वेक्टर गिवन होंगे उनको पहले आप क्या करेंगे, x1, x2, x3, x4 के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम यही है। तो चलिए दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, 0, 1, 1, 1, ये दूसरा वेक्टर है। थर्ड वेक्टर x3, थर्ड वेक्टर को मैं यहां पर लिखूंगा, तो ये क्या है, 0, 0, 1, 1, ये हमारा थर्ड, ठीक है ना। फोर्थ वेक्टर क्या है, x4, ये हमारे पास है 0, 0, 0, 1। तो दीज आर द फोर वेक्टर्स जिनको हमने एज्यूम कर लिया है ना। ये x1 के बराबर है 1, 1, 1, ये x2 के बराबर है, ये x3 के बराबर है और ये x4 के बराबर है। तो ये चार वेक्टर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आगे देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी हमने केवल इनको डिनोट किया है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसी तरह से लिख करके देंगे कि x1 इतना है, x2 इतना है, x3 इतना है, x4 इतना है। बताइए कि चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहां पर स्टेप पर चलते हैं। देखो पहला स्टेप क्या था हमारा, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद द एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर एज कॉलम। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है ए। क्या बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको बनानी है। अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी कैसे, अब यहां पर जरा ध्यान दें ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। ऐसा नहीं कि ए से रिप्रेजेंट, आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं। चलिए, तो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है विद एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर एज कॉलम। देखो क्या लिखा है, जो आपको गिवन वेक्टर है उन गिवन वेक्टर आपको आप कॉलम की तरह यूज करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम की तरह यूज करेंगे। इसका मतलब ये है, जो आपको फर्स्ट वेक्टर दिया है, जो आपको फर्स्ट वेक्टर दिया है, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो इससे आपके मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनेगा। सेकंड वेक्टर को आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड वेक्टर को आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे और फोर्थ वेक्टर को आप फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर कितने वेक्टर है, चार वेक्टर है, इसका मतलब चार कॉलम आएंगे। और एक वेक्टर में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब चार रो आएंगी। तो यहां पर हमारी 4x4 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1, 1, 1 एंड 1। बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड वेक्टर को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, 0, 1, 1 एंड 1। थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, 0, 0, 1, 1। और फोर्थ वेक्टर को फोर्थ कॉलम में लिखेंगे, 0, 0, 0, 1। ये लीजिए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। बात समझ में आ रही है, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है अब आपको स्टेप नंबर 1 का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है गिवन वेक्टर की हेल्प से। कुछ नहीं करना, बस आपको फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिखना, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में, आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, अब ऐसा नहीं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है, बाकी आपकी मैट्रिक्स किसी भी साइज की बन सकती है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वेक्टर के ऊपर। जैसे अगर यहां पर केवल 3 वेक्टर दिए होते, मान लीजिए ये वेक्टर आपको गिवन नहीं होता, तो क्या होता, इस मैट्रिक्स के केवल 3 कॉलम बनते, फोर्थ कॉलम नहीं आता, तो मैट्रिक्स बन जाती 4x3 की। और अगर इन सभी वेक्टर के अंदर मान लीजिए 4-4 नंबर ना होके 3-3 नंबर होते, तो क्या होता, यहाँ पर 3 ही रो आती और कॉलम 4 आते। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा गिवन वेक्टर के ऊपर। अब इसके बाद क्या करना है ना, स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको क्या कहता है कि जो आपने मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करिए। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रैंक कैलकुलेट करना तो आपको आता है ना। कौन से मेथड से रैंक को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए रैंक को कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड होता है इक्लियन फॉर्म। इसीलिए इक्लियन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है रैंक में। बात समझ में आ रही। देखिए इक्लियन फॉर्म के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बहुत कम आते हैं रैंक निकालने के लिए, लेकिन इक्लियन फॉर्म का यूज बहुत जगह पर होगा। जैसे आपने देखा लास्ट के 2 लेक्चर जो हमने पढ़े हैं, जहां पर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था,
वहां पर भी इक्लियन फॉर्म का यूज हमने किया और यहां पर भी इक्लियन फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको इक्लियन फॉर्म से इस मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है। वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्लियन फॉर्म में है, लेकिन ये कॉलम इक्लियन फॉर्म में है और हमने जो इक्लियन फॉर्म पढ़ी है वो रो इक्लियन फॉर्म पढ़ी है। देखिए रो इक्लियन फॉर्म में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जबकि कॉलम इक्लियन फॉर्म में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म में है और इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 4 है, क्योंकि इसमें चारों रो नॉन जीरो है। लेकिन फिर भी हम इसको रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा रो इक्लियन फॉर्म, बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंग टू इक्लियन फॉर्म या रो इक्लियन फॉर्म डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होने चाहिए जीरो। तो हमें क्या करना है? इन सबको जीरो बनाना है। बात समझ में आ गई? तो हम पहला काम पहले क्या करेंगे? पहले हम इस 1 के नीचे जीरो बनाएंगे, फिर हम इसके नीचे जीरो बनाएंगे और फिर हम इसके नीचे जीरो बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में यानी कि हम इन तीनों को जीरो बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा कि हमें मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इक्लियन फॉर्म। तो देखिए क्या ऑपरेशन यहां पर लगेगा, आप जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो हमें R2 में चेंज करना, R3 में करना और R1 में करना है। और किसकी हेल्प से करना है? इस 1 की हेल्प से करना है। तो मैं यहां पर 3 ऑपरेशन मुझे लिखने होंगे। R2 में चेंज, ध्यान दीजिएगा, R2 में चेंज, R2 में चेंज करूंगा और सीधे सीधे R2 में से आप R1 को माइनस कर दीजिए। फिर R3 में चेंज करेंगे, सीधे सीधे R3 में से आप R1 को माइनस कर दीजिए और फिर आप R4 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर सभी जगह पर 1 है तो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा R4 माइनस R1। ये तीनों ऑपरेशन आपको यहां पर परफॉर्म करने हैं। तो चलिए मैं यहां पर तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता हूं, देखिए क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो तो मैट्रिक्स ए हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इसी के क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी, है ना। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो को मैंने सेम कॉपी कर दिया 1 0 0 0। सेकंड रो में चलते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0। देखो ये कैलकुलेशन तो डायरेक्ट हो जाएगी। 1 माइनस 1 0। अब यहां पर देखो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, पूरा सेम आएगा। तो यहां पर आएगा 1 और ये 0 और ये 0। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। 1 माइनस 1 0। और उसके बाद इसमें से 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा और ये 0 आएगा। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट होगी ना। फोर्थ रो, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 0 आएगा और आगे के 1 सेम रहेंगे। 1 1 1, ये लीजिए, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? देखो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एलिमेंट है ये 1, इसके नीचे 0 बनाना है। इसके नीचे 0 बनाना है, इसका मतलब आपको इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो दो ऑपरेशन यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे। एक तो R3 में चेंज करेंगे आप और R3 में से सीधे सीधे R2 को माइनस करना है, इसकी हेल्प से बनाना है। फिर आप R4 में चेंज करेंगे और यहां पर भी सीधे सीधे आपको R4 में से R2 को करना है माइनस। और ऐसा करने से आपके पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि ए के ही क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। तो देखो यहां पर पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0। सेकेंड रो में 0 1 0 0 और थर्ड रो में चेंज करेंगे तो देखो यहां पर तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 आएगा और ये 0 आएगा। यहां पर देखो 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ये लीजिए, ये स्टेप भी हमारा पूरा हुआ। अब इसके आगे क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। देखिए इसके आगे का काम क्या है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है। इसके नीचे क्या करना है? 0 बनाना है। इसका मतलब हमें इसको 0 बनाना है और ये कहां लिखा? R4 में। तो इस बार हमें R4 में चेंज करना पड़ेगा और सीधे सीधे R4 में से R3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आप जरा यहां पर ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो। तो मैं यहां पर पहले मुझे ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। R4 में चेंज, R4 में चेंज,
R4 माइनस R3। और ऐसा करने से मुझे फायदा क्या होगा, मुझे नई मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ए के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो ए इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए पहली तीन रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली तीन रो तो हम एज इट इज लिखेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और यहां पर चेंज आएगा, और देखो क्या चेंज आएगा, ये जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये जीरो बन जाएगा और वो 1 रहेगा। तो यहां पर 0 0 0 1, तो देखो ये हमारी इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। आप कहेंगे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए आ गई क्योंकि ऑलरेडी जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी उसमें डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट पहले से जीरो थे और नीचे वाले हमने जीरो बना दिए, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। बात समझ में आ रही? एंड दिस इज द इक्लियन फॉर्म। ये क्या है हमारी इक्लियन फॉर्म, इट इज एन इक्लियन फॉर्म। और आप जानते हैं कि इक्लियन फॉर्म से रैंक को कैसे लिखा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैंक, डेफिनेशन ऑफ रैंक आपको क्या कहती है कि अगर आपने मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही होगी। इसमें देखो नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें सभी नॉन जीरो है, देखो ये भी नॉन जीरो है, 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 इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक आ गई 4। कितनी रैंक आ गई, मैट्रिक्स की रैंक आ गई 4, क्योंकि रैंक जो होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल होती है। देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जीरो रो का क्या मतलब है। जीरो रो ऐसी रो जिसके अंदर सारे नंबर जीरो हो उसको जीरो रो कहते हैं, बाकी सारी रो नॉन जीरो होती है। तो यहां पर एक भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सारे नंबर जीरो हो, इसलिए सभी रो नॉन जीरो है। तो यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है, 4 है। अब एक बात पर जरा ध्यान दो, अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। रैंक हमने कैलकुलेट कर दी, हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो। यहां पर स्टेप नंबर 3 में दो केस होंगे आपके। कितने केस होंगे, दो। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ गई, नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ गई, तो आपके जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर होगा, यानी कि आपके पास जो गिवन वेक्टर होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अपने क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहां पर तो आपकी रैंक 4 आ रही है और आपको क्वेश्चन में 4 वेक्टर गिवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ वेक्टर और मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है। तो अब यहां पर देखो स्टेप नंबर 3 का कौन सा केस बना, स्टेप नंबर 3 का हमारा केस बना सेकंड वाला, ये नीचे वाले को देखो जरा ध्यान से, ये वाला केस बना है। इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर, तो हमारी रैंक 4 आई है, नंबर ऑफ वेक्टर भी 4 है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हमारे जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। बात समझ में आ गई, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब आपको यहां पर क्या लिखना है, अब आपको यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और देखिए वो लाइन क्या होगी, हेंस हेंस द गिवन हेंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पर जो वेक्टर का सेट है, हेंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो कितना आसान है ये बताना कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके पास आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके जो गिवन वेक्टर हैं वो कैसे हैं, है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके गिवन वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर आपके पास चार वेक्टर हैं, x1 x2 x3 एंड x4, और ये चारों के चारों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। बात समझ में आ गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसके आगे एक चीज और देखिए ध्यान से, अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर है तो आपके वेक्टर लीनियरली हो गए इंडिपेंडेंट। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि अगर यहां पर हमारी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम आती तो हमारे वेक्टर क्या होते, लीनियरली डिपेंडेंट होते। और अगर हमारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते
तो हमें उनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करनी पड़ती। और वो रिलेशन क्या होती है? देखिए, जब आप वेक्टर के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वहां पर आपको n नंबर ऑफ स्केलर कंसीडर करने पड़ते हैं। n नंबर मतलब जितने आपके पास वेक्टर है उतने आपको स्केलर कंसीडर करने पड़ेंगे, स्केलर नंबर आपको मानने पड़ेंगे। और ये स्केलर नंबर होते हैं K1 K2 K3, जितने भी वेक्टर होंगे उतने आप एज्यूम कर लेंगे। और आपके पास जो रिलेशन होती है वो ये रिलेशन आती है। बात समझ में आ रही? ये रिलेशन आपके पास आती है। लेकिन अभी क्या है, आपके जो नंबर ऑफ वेक्टर है वो रैंक के बराबर है, इसलिए आपके वेक्टर इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए भाई स्केलर की वैल्यू क्या होगी, स्केलर की वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में वेक्टर के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होती है, इसलिए K1 K2 K3 इन सब की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में K1 K2 K3 K4 इन सब की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आ गई? तो आप यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेयर, देखिए लिखना कंपलसरी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। हेयर K1 K2 K3 K4, क्योंकि 4 वेक्टर गिवन है तो 4 स्केलर होंगे और इन सभी की वैल्यू यहां पर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात? तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द कॉलम वेक्टर, हमें ये शो करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कभी कभी ये वेक्टर आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था 2 मार्क्स में। क्वेश्चन वहां पर कुछ इस तरह से लिखा था कि सो दैट द वेक्टर, यहाँ पर देखो ये 4 वेक्टर है, ये 4 वेक्टर है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और यही क्वेश्चन एक बार काफी पहले भी आ चुका है यूनिवर्सिटी में, और उस बार इसको कैसे लिख के दिया था? इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दिया। देखो इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, सो दैट द कॉलम वेक्टर ऑफ ए, देखो यहाँ पर 164, तो जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उससे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, सेकंड वेक्टर का सेकंड कॉलम है और थर्ड वेक्टर का थर्ड कॉलम है। तो कभी कभी इन वेक्टर को ये मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले से ही लिख करके दे देते हैं, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम है कि आप जो गिवन वेक्टर है उनको एज्यूम कर लेंगे। जो गिवन वेक्टर है उनको एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो x1 है वो कितना है, और देखो यहाँ पर तो पहले से ही लिखा हुआ है, हमें गिवन है, यहाँ पर मानना नहीं है। यहाँ पर क्या है? आपको गिवन है। क्या गिवन है? x1 गिवन है आपको। x1 कितना है? 164, 1 6 एंड 4। उसके बाद x2 कितना है? 0,2,3। उसके बाद x3 भी आपको गिवन है। x3 कितना है? 0,1,2। ये 3 वेक्टर आपको गिवन है। आपको इस बार केवल 3 वेक्टर गिवन है, x1 164, x2 023 और ये आपका 012। इसके बाद आपको क्या करना है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। हालांकि ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले से आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख करके दिया है, लेकिन हमें यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखना है। अब जरा ध्यान देना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप जानते हैं कैसे लिखी जाती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो अब मैं यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप इन 3 वेक्टर की हेल्प से लिखेंगे। तो पहला कॉलम क्या बनेगा मैट्रिक्स का? फर्स्ट कॉलम आपके मैट्रिक्स का होगा 164, 164। दूसरा कॉलम होगा 024, 023, 023, और उसके बाद थर्ड कॉलम होगा 012। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है, ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट यहां से करना है, क्योंकि आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर लिख करके दी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद आपका काम क्या है? स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख दिया। नाउ स्टेप नंबर 2, आपको इसकी रैंक निकालनी है। क्या करनी है? इसकी रैंक निकालनी है यूजिंग इक्लियन फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है भाई, आपको क्या करना है?
सबसे पहले इस 1 के नीचे दोनों नंबर को 0 बनाना है, इसको भी और इसको भी, इस 1 की हेल्प से। तो मुझे यहाँ पर 2 ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे। R2 में चेंज R2, देखिए इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, ये +6 है, मुझे इसमें -6 को ऐड करना पड़ेगा। और -6 कहां से आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर -6 टाइम्स ऑफ R1 लिख देता हूं मैं। फिर मुझे R3 में चेंज करना है, R3, तो R3 में मुझे इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कब बनेगा, जब इसमें मैं -4 ऐड करूंगा। तो -4 कहां से आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर -4 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे। इन दोनों ऑपरेशन को करते ही आपको यहां पर न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो इसी के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। और यहां पर मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स भी आपको बहुत सिंपल गिवन होंगी, जिनकी इक्विवेलेंट फॉर्म कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसको कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो R2 में -6 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है, तो ये 6 है, और इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा। तो 6 + -6 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। अब यहां पर देखो, आपको R2 में ऐड करना है -6 टाइम्स ऑफ R1, लेकिन यहां पर तो 0 है, इसका मतलब ये 2 सेम आएगा। और ये 1 भी देखो, ऊपर 0 0 है ना, तो ये और ये सेम आएगा, और ये भी सेम आएगा। और यहां पर देखो, ये 4 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 0, 3 में से आप कुछ भी देखो, 3 में से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो 3 ही बचेगा। भाई 0 को आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर 2 ही आएगा। तो ये लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें अब क्या करना है, इसकी हेल्प से नीचे वाले नंबर को 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है इस नंबर को। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो इसको 0 बनाने के यहां पर आप कई तरीके यूज कर सकते हैं। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप पहले इसको 1 बनाइए और फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाइए। बात समझ पा रहे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म में 1 बनाना कंपलसरी नहीं होता। अगर आप बिना 1 बनाए ही 0 बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि आप यहां पर कई तरीके यूज कर सकते हैं, उसका रीजन ये है कि आप इसको अगर 1 बनाना चाहते हैं, इसको 0 बनाना चाहते हैं इसकी हेल्प से, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो कैसे, आप क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, तो R3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं इसकी हेल्प से कि ये 0 बन जाए। तो देखो एक तरीका तो ये है, आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। -3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0 बन जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये कितना है, 3 है ना, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और ये R2 कितना, 2। तो जब आप यहाँ पर 3/2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 3 0 बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये क्या है ना, फ्रैक्शन वाला तरीका बच्चों को कम समझ में आता है ना। वैसे आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से कर दीजिए, तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, और उसके बाद 6 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो ये 0 बन जाएगा। एक तरीका ये भी है, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक तरीका ये भी है कि आप इसको पहले 1 बनाइए, किसको, इसको, ये 3 है ना, ये कितना है, 3 है। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले 2 को क्या बनाए, 1 बनाए। तो चलिए मैं 2 को 1 बना लेता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, देखो इसके लिए मुझे R2 में चेंज करना पड़ेगा, R2 में चेंज करना पड़ेगा, और R2 को 1/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, या 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये 1 बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखिए, बस यहां पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो 1 0 0, उसके बाद यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0 1, और ये 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। देखो इसमें फ्रैक्शन आ रहा है ना, और यहां पर 0 3 2, 0 3 एंड 2, ये लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे इसकी 1 की हेल्प से। तो R3 में चेंज, R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R2, -3 टाइम्स ऑफ R2, तो कितना आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट 2 रो में तो कोई चेंज है नहीं, तो यहां पर तो 1 0 0 0 1, और ये 1/2 रहेगा, है ना, और यहां पर ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। अब देखो यहां पर R3 में कितना लिखा है, 2, आपको इसमें क्या करना है, -3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि इसमें -3 टाइम्स ऑफ R2 को इस 2 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है।
तो ये आ जाएगा 1/2, तो यहां पर भी आ जाएगा 1/2। तो ये आपकी इक्लियन फॉर्म आ चुकी है, ये आपकी इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। देखो, दिस इज अ इक्लियन फॉर्म, है ना। यहां पर अब आपके पास क्या आ गई, इक्लियन फॉर्म आ गई। चलिए अब आगे, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या है, इक्लियन फॉर्म है। दिस इज द इक्लियन फॉर्म, इक्लियन फॉर्म, है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास इक्लियन फॉर्म आई है, यहां से कितनी रैंक हमारी आ रही है। तो चलिए मैं रैंक नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, रैंक कितनी आएगी। देखो, तो यहां पर हमारी मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। देखो, 3 नॉन जीरो रो है, तो कितनी रैंक हुई, 3 रैंक हुई। चलिए, तो रैंक 3 आ गई, इसका मतलब क्या है, अगर रैंक 3 आ गई तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर रैंक 4 आई थी, तो यहाँ पर हमारे रैंक 4 आई थी और हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर भी क्या थे, 4 थे। तो यहाँ पर मैं चलिए ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। और सेम सिचुएशन हमारी अगले क्वेश्चन में भी बन रही है। देखो, यहां पर भी जो हमारी रैंक आ रही है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। ये रैंक हमारी नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। क्लियर होगी बात। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, hence the given set of vector, hence the given set of vectors is linearly dependent। तो हमारा जो गिवन सेट है वेक्टर का वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों होगा, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इनडिपेंडेंट। क्लियर है। चलिए, तो हमारा सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, दोनों ही क्वेश्चन में हमारा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था। अब यहां पर मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर हमारा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ध्यान दीजिए ना इस क्वेश्चन पे। सो दैट द वेक्टर, देखो यहां पर 3 वेक्टर आपको दिए हैं और आपको ये शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बोल दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है, शो करिए। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद क्या कहा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में आपको रिलेशन भी निकालनी है, रिलेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर 3 वेक्टर गिवन है, एक तो x1 1 कॉमा -1 कॉमा +1, उसके बाद x2 कितना है 2 कॉमा 1 कॉमा 1, उसके बाद x3 हमें गिवन है, x3 कितना है 3 कॉमा 0 कॉमा 2। ये 3 वेक्टर हमें गिवन है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब हमें ए को लिखना है। देखिए फर्स्ट वेक्टर से फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा, तो 1 -1 और +1, उसके बाद 2 1 1, यहां पर मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लगाएंगे, 3 0 एंड 2। ये लीजिए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। इसके बाद आप जानते हैं आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करना है। तो चलिए रैंक को फाइंड आउट कर लेते हैं। रैंक, तो देखिए इस मैट्रिक्स की रैंक हमें निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस 1 के नीचे हमें 2 जीरो बनाने पड़ेंगे, इसको भी और इसको भी। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख देता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, R2 में चेंज करना है, और मैं अगर सिंपली R2 में R1 को ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। देखो -1 + 1 0। उसके बाद आपको R3 में भी 0 बनाना है। तो यहां पर आप R3 में से सीधे सीधे R1 को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0। बस आपका यहाँ पर क्वेश्चन इसके बाद आगे बढ़ जाएगा और आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इसी के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3। सेकंड रो में आ जाते हैं, तो ऐड करना है, तो 1 -1 + 1 0, 1 + 2 3 और 0 + 3 3।
उसके बाद हम जाएंगे R3 में, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1 एंड 2 माइनस 3 -1, ये आ जाए। और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखो। अब हमें इसको 0 बनाना है, वो भी इसकी हेल्प से, है ना, इसकी हेल्प से। तो सेम वही है, आप एक स्टेप में भी बना सकते हैं और दो स्टेप में भी जा सकते हैं। भाई एक तरीका तो ये कि पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, उसके बाद ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे इस R2 को 1/3 से डिवाइड करके और इसमें ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं इस बार एक ही स्टेप में कर देता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, R3 में चेंज करूंगा और R3 में ऐड कर दूंगा 1/3 टाइम्स ऑफ R2। देखो 0 बन जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये +1 बनेगा, ये -1 बनेगा, 0 बनेगा। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कि इक्लियन फॉर्म में इसको 1 बनाना जरूरी नहीं होता। अगर बिना 1 बनाए आपकी कैलकुलेशन आसान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर अब हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी और देखिए न्यू मैट्रिक्स क्या होगी। R3 में चेंज करना, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में चलते हैं, ये 0, देखो यहां पर 3 3 है और यहां पर -1 है, इसका मतलब अगर ये 0 बनेगा तो ये भी 0 बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, अगर आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1/3, एक मिनट, हाँ, -1, ये कितना R3 में -1 प्लस 1/3 और इंटू में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब क्या है, देखो हमारी इक्लियन फॉर्म तो आ चुकी, ये क्या है हमारी, दिस इज द इक्लियन फॉर्म। बात समझ में आ रही है, ये है हमारी इक्लियन फॉर्म। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द इक्लियन फॉर्म। और अगर इक्लियन फॉर्म आपकी आ चुकी है तो अब आप इसकी रैंक को लिख सकते हैं। तो यहां से हमारी जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो कितनी है, इसकी रैंक आ रही है 2। कितनी आ रही है, 2। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो 2 है ये नंबर ऑफ वेक्टर से कम है, नंबर ऑफ वेक्टर से क्या है, कम है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास 3 है और रैंक आ रही है 2। तो अब देखो कौन सा केस बन गया। अब हमारा यहां पर बना है स्टेप नंबर 3 का केस नंबर 1। इस बार रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम है, इसका मतलब गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर गिवन सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो हमें इनके बीच में रिलेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो रिलेशन कैलकुलेट होगी यहां से कैलकुलेट होगी। बात समझ में आ रही है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस अपनी रिलेशन को फाइंड करेंगे। यहां पर K1 K2 K3 जो है ये क्या है, स्केलर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमें इस क्वेश्चन में रिलेशन पूछी है क्या, अच्छा, सो दैट द कॉलम वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, हमें केवल शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब रिलेशन हमसे पूछा नहीं है ना। लेकिन हम, एक मिनट, हाँ इसमें तो पूछा है, हम तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो सो दैट द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, हमसे यहाँ पर रिलेशन पूछी है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेंस हेंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर, हेंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें इनके बीच में क्या करनी पड़ेगी, रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट द रिलेशन बिटवीन x1, let the relation between x1, x2 and x3, let the relation between x1, x2, x3 is, अब देखो क्या रिलेशन होगी, हमें इक्वेशन को एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको उस इक्वेशन को याद रखना है। तो k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस
K3 X3 इज इक्वल टू 0। अब देखो वहां पर n स्केलर थे, n स्केलर तब रहेंगे जब n वेक्टर रहेंगे। यहां पर अब नंबर ऑफ वेक्टर 3 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्केलर भी 3 होने चाहिए। तो ये जो यहां पर मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम रिलेशन, अभी रिलेशन आई नहीं है, ये फाइनल रिलेशन नहीं है, इसमें हमें अभी K1 K2 K3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनको यहां पर पुट करना पड़ेगा, तब हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे K1 K2 K3। तो यहां पर हम लिखेंगे K1 K2 K1 K2 K3 and K3 are calculated from इक्लियन फॉर्म। अगर आपको K1 K2 K3 को कैलकुलेट करना है तो आपको इक्लियन फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आर कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्लियन फॉर्म। आपको K1 K2 K3 को कैलकुलेट करना है, कहां से कैलकुलेट करना है, इक्लियन फॉर्म से कैलकुलेट करना है। तो चलिए वापस चलते हैं इक्लियन फॉर्म पे। कहां पर है इक्लियन फॉर्म, ये है इक्लियन फॉर्म। अब यहां से K1 K2 K3 कैलकुलेट कैसे होंगे, अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो वहां पर हम क्या करते थे, जब हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ जाती थी तो हम उस इक्लियन फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन को लिखते थे। सेम चीज यहां पर है, हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ चुकी है और हम इसकी हेल्प से इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो वहां पर तो हम एक्स वाई जेड का यूज करते थे, यहां पर हम K1 K2 K3 का यूज करेंगे। तो ये जो कोफिशिएंट है, ये K1 का है, ये K2 का है और ये K3 का है। बात समझ में आ रही है। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहां से 3K2 प्लस 3K3 इक्वल टू में 0। तो आप इस इक्लियन फॉर्म से अपनी दो इक्वेशन को लिखेंगे और वो दो इक्वेशन क्या होंगी, K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इक्वल टू 0। कहां से लिखा मैंने, यहां से K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3, यहां से लिखा इक्वल टू में 0 और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहां से, देखो ये K2 का कोफिशिएंट है, ये K3 का, तो 3K2 प्लस 3K3, 3K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू में 0। अब आगे दिस इज द इक्वेशन नंबर। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से K2 K1 K3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर क्या है, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है यहां पर हम आप इनकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनता है तो वहां पर हम K1 K2 K3 या जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सिंगल कांस्टेंट की टर्म में, जैसे हमने होमोजेनियस सिस्टम में किया था। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसकी मैं हेल्प लूंगा और यहां से देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिए जरा। 3K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं राइट साइड ले जाता हूं तो ये 3K2 इज इक्वल टू माइनस का 3K3 बनेगा। 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अब आपके पास क्या आएगा, देखो मैं नेक्स्ट आगे लिखता हूं, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए आपको सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो यहां पर K2 इक्वल टू माइनस का K3 आ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि K2 अपॉन 1 इज इक्वल टू K3 अपॉन माइनस 1, कोई प्रॉब्लम है, रेशियो की फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको भी 1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 से डिवाइड कर दिया। इसको लिखने से फायदा क्या होगा, देखो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों रेशियो को के इक्वल मान लेता हूं। मैंने यहां पर देखो कैपिटल के लिख रखा है, वहां पर स्मॉल के लिखा है, आप चाहे तो के की जगह कोई और अल्फाबेट का यूज भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मेरे पास जो K2 और K3 है ये के की टर्म्स में आ जाएंगे, किसके टर्म्स में आ जाएंगे, के की। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं, देखो आपको करना क्या है, देखिए आपको एक बार इन दोनों को साथ में लेना है, एक बार इन दोनों को साथ में लेना है और एक बार इन दोनों को साथ में।
अगर आपको लगता है कि सर ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है? 2। कितनी रैंक आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। रैंक 3 है, रैंक 2 है, और हमारा इस मैट्रिक्स में देखो, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो आपके पास नंबर ऑफ अननोन 3 है, K1 K2 K3, और आपकी रैंक 2 है। तो इसका मतलब आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, K3 की जगह K ले लीजिए, तो आपका K2 निकल के आ जाएगा। बात एक। तो यहां से मुझे K2 कितना मिलेगा? देखो, मैं डायरेक्ट भी चलिए आपको करके दिखा दूंगा। K2 मुझे मिलेगा K के बराबर, और K3 मुझे मिल जाएगा माइनस K के बराबर। क्लियर होगी बात? अगर आप डायरेक्ट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप यहां पर देखो, मान लो आपने K2 को K मान लिया, तो जब आप यहां पर K3 निकालेंगे तो अपना आप ही माइनस K आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं आपको बुक में इस तरह से करके दिया होता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूं। देखो, आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर मान लेना है लेट K2 इज इक्वल टू K। मैंने K2 को K मान लिया। बात समझ में आ रही? स्मॉल k। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इस K2 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पुट K2 इज इक्वल टू K, या पुट K2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप K2 को यहां पर पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। K2 को अगर आप K पुट करेंगे तो ये 3K आ जाएगा, और ये आपका प्लस का 3K3 है, इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसको राइट साइड ले जाइए, है ना, 3K को राइट साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 3K3 इज इक्वल टू माइनस का 3K। 3 से 3 यहां पर कैंसिल होगा, तो आपकी K3 की वैल्यू आ गई माइनस K। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये ज्यादा आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने ऐसा लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो इसलिए स्टूडेंट को ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना। K2 को मैंने K मान लिया, तो K3 मेरा माइनस K आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो, अब यहां पर K2 हमारा आ गया, K3 हमारा आ गया, हमें K1 को निकालना है। तो आप K2 और K3 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट K2 एंड K3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो क्या मिलेगा आपको, K1 प्लस K2 कितना है, K के बराबर है, तो ये 2K हो जाएगा, और यहां पर 3K3 है, K3 माइनस K के बराबर है, तो ये माइनस का 3K बनेगा इक्वल टू में 0। अब यहां से K1 आ जाएगा, देखो कितना आएगा, K, एक मिनट, यहां पर मैंने स्मॉल लिखना है ना, तो ये 2K माइनस 3K इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, K माइनस स्मॉल k इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर ये K1 था, और K1 की वैल्यू भी आपके पास आ गई K। तो अब आपके पास K1 K2 K3 तीनों आ चुके हैं। देखो, K1 आ गया, K2 आ गया, K3 आ गया। अब इनको तीनों को उठा करके आपको कहां पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये 2 और 3 हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3। तो आपको K1 K2 K3 को कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो पुट K1 K2 एंड K3 कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। और जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों को उठा के 1 में पुट करिए। तो यहां पर 1 में पुट करने पर देखो, K1 K2 K3 पुट करेंगे, K3 हमारा निगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। K3 हमारा निगेटिव है, तो देखो क्या आ जाएगा, K, और यहां पर वेक्टर था हमारा x1, है ना, K x1 प्लस K x2 माइनस K x3 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास। एक काम करते हैं, नेगेटिव वाले को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये बनेगा K x1 प्लस K x2
और इज इक्वल टू के एक्स थ्री। लेफ्ट साइड से के को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू के एक्स थ्री। यहां से के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास फाइनली रिलेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में x3 एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे रिलेशन। तो यहां पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चेक ये, मतलब यहां पर हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमने यहां तक प्रूव कर दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने इनके बीच में रिलेशन को कैलकुलेट किया। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले रिलेशन को एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद इक्लियन फॉर्म से आपको इक्वेशन बनानी होंगी और वहां से आपको K1 K2 K3 को निकालना होगा स्मॉल के की टर्म्स में। आप स्मॉल के की जगह ABC कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद जब आपका K1 K2 K3 आ जाएगा तो वापस आप जिस इक्वेशन को आपने एज्यूम किया था इसमें पुट कर देंगे और पुट करने के बाद आपको सभी वेक्टर के बीच में रिलेशन पता चल जाएगी। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखो इसमें क्या कहा गया कि ये जो तीनों वेक्टर है ना, ये तीनों के तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है। इन्होंने बोल दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है। आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो आपके स्टार्टिंग के दो स्टेप तो सेम है। तो पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लेते हैं लेट हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक को हम x1 मान लेते हैं, एक को x2 मान लेते हैं और एक को x3 मान लेते हैं। x1 कितना है, 1 कॉमा -2 कॉमा लैम्डा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद x2 कितना है, x2 हमारे पास है 2 कॉमा -1 कॉमा 5। उसके बाद x3 कितना है, x3 हमारे पास है 3 कॉमा -5 कॉमा 7 लैम्डा। ये x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमसे ये पूछा है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, आपको लैम्डा बताना है। चलिए पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना है आपको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहां पर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैट्रिक्स ए, फर्स्ट वेक्टर से फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 1 -2 और लैम्डा। सेकंड वेक्टर से सेकंड कॉलम 2 -1 और 5 और थर्ड वेक्टर से थर्ड कॉलम 3 -5 और 7 लैम्डा। 3 -5 7 लैम्डा, 2 -1 5 1 -2 और लैम्डा। ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहां पर देखो, अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हमें इसकी रैंक कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रैंक कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। आपको प्रूव नहीं करना कि लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको शो करना था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मतलब आपको यहां पर प्रूव करना था। आपने प्रूव कर दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें आपको गिवन है कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी। 3 से कम क्यों होगी, क्योंकि यहां पर वेक्टर कितने हैं, 3 है। बात समझ में आ रही है, कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैट्रिक्स ए की जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन 3 होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर 3 है। और मुझे एक बात बताओ, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका मतलब यहां पर हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। बात समझ में आ गई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि इसकी रैंक 3 से कम है। तो बस हमें यहां पर इसका डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए
भाई रैंक अगर 3 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। बस यहां पर अब मैं इसका डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूं। देखिए डिटरमिनेंट 1 2 3 -2 -1 एंड -5 लैम्डा 7 सॉरी लैम्डा 5 और उसके बाद 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना है, 0 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 -2 लैम्डा 2 -1 5 3 -5 और 7 लैम्डा, ये डिटरमिनेंट 0। और देखो सिंपल सा है, डायरेक्ट ओपन कर दो, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट ओपन करेंगे यहाँ पर, है ना। बाकी आप चाहें तो देखो आप इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना सकते हैं, है ना, तो आपका एक्सपेंड करना और इजी हो जाएगा। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको 0 बनाए, इसको 0 बनाए, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, इसमें आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर चलिए इनको 0 ही नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ये आसान है। अगर ये आसान नहीं होता तो मैं यहाँ पर इसको और इसको 0 बनाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर लैम्डा की टर्म बड़ी बड़ी होती तो मैं पहले इसको और इसको 0 बनाता, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ ना। एक्सपेंड एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा पहले मैं 1 को लिखूंगा, है ना, 1 को लिखूंगा और इसके अंदर देखो क्या आएगा। देखिए आप 1 फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, -1 इंटू 7 लैम्डा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 लैम्डा। फिर मुझे माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 25 आएगा और एक माइनस पहले से और -25 ये आएगा, प्लस का 25 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ गया। आगे बढ़ेंगे, इसका साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर मैं -2 लिखूंगा। अब मैं इस कॉलम को भी छोड़ दूंगा और इस रो को छोड़ दूंगा, तो हमारे पास ये 2 नंबर बचे, ये बचे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 14 लैम्डा आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 5 लैम्डा आएगा, जो कि प्लस बन जाएगा 5 लैम्डा। और आगे बढ़ते हैं, अब मुझे इस 3 को लिखना है, इसका साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर इस कॉलम को और इस रो को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो -2 इंटू 5 माइनस का 10 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये माइनस, बीच में माइनस साइन लगाऊंगा मैं, और ये माइनस का लैम्डा, इसका मतलब ये प्लस का लैम्डा बन जाएगा, और इक्वल टू में 0। बस आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए कितना आएगा, ये माइनस का 7 लैम्डा है, प्लस का 25 है, यहाँ पर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 28 लैम्डा बनेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस का 5 लैम्डा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये प्लस का 30 और माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू में 0 आ जाएगा। बचा हुआ पार्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, बस हमारा अगले स्टेप में आंसर भी आ ही जाएगा। देखो जरा ध्यान देना, तो यहां पर जरा कैलकुलेशन करो। भाई लैम्डा प्लस के लैम्डा कितने हैं, 28 लैम्डा तो प्लस में है, 28 लैम्डा प्लस में है। माइनस वाले कितने हैं, 7 और 5 12 और 3 15, तो इसका मतलब 28 लैम्डा प्लस में है और माइनस का 15 लैम्डा हमारे पास है। बात समझ में आ रही है, देखो एक बार और देखो, 28 लैम्डा यहाँ पर है हमारे पास प्लस में, निगेटिव में कितना है 8 और 7 15 लैम्डा। अच्छा कांस्टेंट नंबर कितना है 25 और प्लस का 30 कितना हो गया 55, तो प्लस का 55 एंड इक्वल टू में 0, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 13 लैम्डा इज 13 लैम्डा प्लस का 55 इज इक्वल टू 0। एक मिनट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन एक बार चेक करिए, कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या, आंसर हमारा कुछ अलग आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, एक तो ये साइन, इसका साइन तो प्लस होता है ना, तो प्लस का 3, और दूसरा यहाँ पर 2 इंटू 14 28 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ये 10 आए, कितना आएगा 10 लैम्डा। अब जरा एक बार कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 30। चलिए अब देखो यहाँ पर अब प्लस वाला कितना है 28 लैम्डा, माइनस वाले कितने हो गए 10 17 और हाँ
10 लैम्डा और 7 लैम्डा 17 और 3 20। अब यहां पर देखिए आपके पास कितना आएगा 28 लैम्डा माइनस 28 लैम्डा तो यहां से आ गया माइनस में 7 और 10 17 एंड 3 और ये भी 3 प्लस में है 7 तो ये आपका हो गया 28 और 3 31 31 में से 17 आपको माइनस करना है तो ये 14 आएगा। कितना आ जाएगा 14। ठीक है लैम्डा। अब नंबर देखिए यहां पर 25 और माइनस 30 माइनस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया 14 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 14। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी के लिए दिए। देखिए अगर आपसे कभी भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे अगर इस तरह से पूछा जाता है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो और ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक आपकी नंबर ऑफ वेक्टर से कम होगी है ना। तो रैंक अगर आपकी कम होगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे और यहां से कोई भी अननोन होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमारे कुछ डीपीपी के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सिमिलर पैटर्न के 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक में और कोई वैरायटी क्वेश्चन की नहीं बचती है। अब कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।